ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बुनियादी तौर पे सबसे पहला काम तो ये किया था कि हमें बार बार ये एंड पॉइंट्स जो है वो यहाँ लिखने पड़ रहे थे, चेंज करने पड़ रहे थे, तो ह्यूज नंबर ऑफ टैब्स वर आल्सो वर देयर। तो हमने कहा था जी कि हम साइन अप कर लेते हैं, या अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर लेते हैं और अपनी कलेक्शंस को इस कलेक्शन के फोल्डर में सेव कर लेते हैं। उससे होगा ये कि प्रोडक्ट एक कलेक्शन बन गई और इस प्रोडक्ट के रिसोर्स के मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे, 2 4 5। हमने कहा था हर रिसोर्स के हमारे पास एटलीस्ट कितने एंड पॉइंट्स होंगे, 5 एंड पॉइंट्स होंगे। तो हमने उन एंड पॉइंट्स को क्या कर दिया, कलेक्शन में सेव कर लिया। अब यूज़र की कलेक्शन बनाएंगे तो यूज़र के भी 5 एंड पॉइंट्स होंगे, उन सारों को हम अलग से यूज़र की, और फिर हम ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के एंड पॉइंट्स बनाएंगे उसके लिए। तो ये अलग अलग कलेक्शन में इसको मैनेज करना आसान होता है, इसको फिर शेयर करना भी आसान होता है। और जब आपने यही एंड पॉइंट्स टेस्टर को या टेस्टिंग टीम को भेजनी होती है ये API, तो आप ये पूरी की पूरी कलेक्शन शेयर कर सकते हैं टेस्टर के साथ। तो बजाय इसके कि टेस्टर को आप अलग अलग एंड पॉइंट्स बताते फिरें, आप सिंपली यहाँ से जाके ये पूरी की पूरी ये जो कलेक्शन है ये किसके साथ शेयर कर सकते हैं, टेस्टर के साथ। तो टेस्टर को ये कलेक्शन दोबारा शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ आप उसका ईमेल वगैरह प्रोवाइड करके शेयर करेंगे तो एग्जैक्टली ये सारी की सारी कलेक्शन उसके पास चली जाएगी और वो बड़ा इजीली इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, बहुत सारा। तो एक तो हमने ये किया था लास्ट क्लास में कि हमने ये कलेक्शन सेव कर ली थी। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करूँ और इफ़ माई सर्वर इज़ रनिंग, यस इट इज़, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट API की रिक्वेस्ट भेजूंगा और ये API का रिस्पांस मुझे लाके देगा इफ़ माई रिक्वेस्ट बिकम्स सक्सेसफुल। ठीक है, इट गॉट। और इसी तरह मैं पोस्ट नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मुझे पूरी की पूरी बॉडी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इस बॉडी के ये टाइटल वगैरह चेंज करके दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने एक काम तो ये किया था। दूसरा काम हमने ये किया था, सॉरी कि लास्ट क्लास में हमारी वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो सकी, ये काम गेट ऑल रिकॉर्ड्स तो हमने पहले भी हासिल कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि अगर आपने कोई एक सिंगल रिकॉर्ड डेटाबेस पे फेच करना हो तो आप उसी मॉडल के ऊपर, जो मॉडल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिस मॉडल में हमने स्कीमा पास किया था, उसी मॉडल के ऊपर आपके ये बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज की तरफ से, product.findById, और इसमें आप ID पास करेंगे तो जो ID पास करेंगे उस ID से रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट या खाली रिस्पॉन्स आएगा। फिर इसी तरह .create का ये भी हमने ऑलरेडी गालिबन देख लिया था। तो फाइंड का मतलब अगर आप इसमें कुछ ना भेजें, एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजें, तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स ले आएगा। फाइंड बाय ID एक ID की बेस पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड ले आएगा। क्रिएट, जो भी आप इसको ऑब्जेक्ट देंगे ये उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में जाके क्या कर लेगा, क्रिएट कर लेगा। फिर हमने फाइंड बाय ID एंड अपडेट, ये एक फंक्शन था जो एक के बजाय 2 पैरामीटर लेता था, क्योंकि जब हमने अपडेट करना होता है तो हमने किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अपडेट करना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट की ID देंगे जिसको हम अपडेट कर रहे होते हैं। और फिर हमने यहाँ पे अपडेटेड ऑब्जेक्ट देना होता है, यानी अपडेटेड का मतलब है कि अपडेट करने का मतलब यही है ना कि ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा और चेंज करके नया या अपडेटेड। तो वो हमने यहाँ 2 पैरामीटर्स इसमें लिए थे, ये भी हमारा काम कर रहा था, हमने लास्ट टाइम टेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद है डिलीट, तो ये हमने कहा था जी फाइंड बाय ID एंड डिलीट। तो ऑब्वियसली डिलीट किसी एक पर्टिकुलर आइटम को आपने करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस पर्टिकुलर आइटम की ID भेजेंगे और फिर आप उस ID की बेस पे उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये सारे CRUD ऑपरेशन हो गया। समझ आ गई ये बात? अब हमने बड़ा आइडियल केस पढ़ा था, ये था रिकैप पिछले लेक्चर का। हमने बड़ा आइडियल केस पढ़ा था, हमने कहा था जी कि हमने जो काम किया इसमें हमें कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको एरर ना आए। तो आपको एरर आएंगे और आपने उन एरर को क्या करना है, हैंडल करना है, ग्रेसफुली हैंडल करना है। नॉर्मली जब आपकी रियल टाइम ऐप में कोई ऐप एरर्स आते हैं तो एरर्स आर जेन्युइन, नेचुरल, वो तो आने ही आने हैं, लेकिन हाउ ग्रेसफुली यू हैंडल द एरर, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल नहीं करेंगे तो आपकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन की खिचड़ी बन जाएगी। जब एरर आएगा तो पूरा पेज, पूरा स्टैक ट्रेस से भरा पड़ा होगा, तो यूज़र को भी कन्फ्यूजन होगी, इवन डेवलपर को भी देख के नहीं पता लगेगा, पढ़ के नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने एरर्स को क्या करना है, एरर्स की फॉर्मेटिंग करनी है और एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग। ठीक, अच्छा, फिर चूँकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होने हैं, प्रोडक्ट का रिसोर्स, यूज़र का रिसोर्स, ऑर्डर का रिसोर्स, तो हम हर एक रिसोर्स के लिए अलग अलग एरर हैंडलिंग करेंगे तो बहुत सारी रिडंडेंसी आ जाएगी, कोड की रेपिटेशन आ जाएगी। हमने एक प्रिंसिपल होता है किस, उसको फॉलो करना है। किस का मतलब होता है कीप इट सुपर सिंपल, KISS। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। एक और प्रिंसिपल है ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ, कोड की रेपिटेशन बार बार नहीं होनी चाहिए। हम प्रोग्रामिंग का एक और प्रिंसिपल है सॉलिड,
उसको भी प्रिंसिपल करना है, सॉलिड का एब्रीविएशन है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन तो हमने क्या करना है, किस, ड्राई और सॉलिड, ठीक है। तो इसलिए जस्ट टू कीप इट सुपर सिंपल, हमने जब एरर हैंडलिंग करनी है तो हम चाहेंगे कि हम एरर हैंडलिंग को ग्लोबल करें, यानी हर एक कंट्रोलर फंक्शन के अंदर जाके एरर हैंडलिंग अलग अलग ना करें, बल्कि एक कोई ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बना लें, और जहां भी एरर आए हम उस एरर को रीडायरेक्ट कर दें किधर, उसी ग्लोबल एरर हैंडलर की तरफ, ताकि एक ही जगह पूरी की पूरी एप्लीकेशन के एरर्स एक सेंट्रल लोकेशन पे हैंडल हो। दिस इज अगेन अ प्रोफेशनल अप्रोच, अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। समझ आइए बात। तो पहले लेट्स सी एरर्स आते ऐसे आएंगे कैसे और किस तरह के दिखेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स और हम उन सारों को कवर करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक, कुछ एरर्स होते हैं जो स्कीमा लेवल एरर्स होते हैं। जो क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे स्कीमा बेस्ड एरर्स या स्कीमा लेवल एरर्स कौन से होते हैं, जो बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द स्कीमा अकर होते हैं। अब स्कीमा की वायलेशन क्या है कि टाइटल की फील्ड रिक्वायर्ड है, अगर मैं टाइटल की फील्ड खाली भेज दूं तो ये स्कीमा की वायलेशन होगी ना, तो ये किस लेवल का एरर होगा, स्कीमा वैलिडेशन एरर होगा, क्योंकि स्कीमा बेसिकली क्या करता है, हर आने वाली फील्ड को वैलिडेट करता है। अगर ये वैलिडेशन फेल हो गई तो इस एरर को हम क्या कहेंगे, वैलिडेशन एरर, क्या कहेंगे। तो स्कीमा के अंदर या स्कीमा की वजह से जो पहली टाइप का एरर आपको आएगा वो क्या आएगा, वैलिडेशन एरर। कौन कौन सा आएगा देखें, मैं टाइटल खाली छोड़ दूं तो क्या आएगा, वैलिडेशन एरर। दूसरा रूल कहता है जी कि मिनिमम लेंथ टाइटल की 5 होनी चाहिए, अगर मैं 3 कैरेक्टर्स की लेंथ दूंगा टाइटल में तो फिर भी क्या ब्रेक होगा, स्कीमा ब्रेक होगा, स्कीमा वैलिडेशन एरर आएगा। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर मैं टाइटल को 20 से ऊपर कर दूं तो फिर भी क्या आएगा, स्कीमा की वजह से एरर आएगा। उसके बाद आगे चलें, डिस्क्रिप्शन में एरर हैंडलिंग हमने प्रॉपर की नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे जाएं, वो कहता है प्राइस, अगर हम प्राइस नहीं देंगे तो स्कीमा ब्रेक, प्राइस 100 से कम देंगे तो स्कीमा ब्रेक, प्राइस 10,000 से ज़्यादा देंगे। ये समझ आ गई बात सबको। लेट्स क्रिएट दोज एरर्स फर्स्ट। जब ये एरर आएंगे तो बड़े डरावने किस्म के होंगे, तो एरर हैंडलिंग का मतलब ये है कि उन डरावने किस्म के एरर्स को पकड़ के ग्रेसफुली रीडेबल मैसेज कस्टमर को, क्लाइंट को प्रेजेंट करने। लेट्स सी, एक इंटेंशनली एरर क्रिएट करता हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस, एक प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट टाइटल, यानी एम्प्टी टाइटल, ठीक है। इफ आई हिट दिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमारे सारे एंड पॉइंट ठीक चल रहे थे। तो अब मैंने जानबूझ के एक एरर प्रोड्यूस किया, और जब एरर प्रोड्यूस किया तो नो रिस्पॉन्स, मेरी रिक्वेस्ट क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और जब रिक्वेस्ट ब्रेक हो गई तो सारा का सारा एरर जो है वो कहाँ आएगा, सर्वर पे आएगा। इस एरर को देख के कोई समझ नहीं लगती लेमैन को, तो एक्चुअली प्रॉपर एरर हाँ है कहाँ पे देख लें। पहली चीज देखें, ये क्या लिखा हुआ है, तो स्कीमा की वजह से या स्कीमा के रूल्स को ब्रेक करने की वजह से जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं। अच्छा, यहीं पे टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्क्राइब होंगी। तो टाइप्स ऑफ एरर में पहली टाइप का एरर कौन सा है, वैलिडेशन एरर। व्हेन डज इट अकर, व्हेन वी वायलेट द स्कीमा रूल्स, ठीक है, हमने वायलेट किया है। तो वैलिडेशन एरर में जो हमारे काम की या यूजर के काम की इंफॉर्मेशन है वो क्या है, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल। अब ये इतनी सारी लंबी चौड़ी डिटेल डेवलपर की जरूरत की हो सकती है, यूजर की जरूरत की नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे इस सारी चीजों को हटा के हम सिर्फ क्या गेट करें, किसी तरह प्लीज प्रोवाइड द। समझ आ गई बात। अब अगर मैं ये एरर आया कहां पे, स्कीमा पे, लेकिन आया कब, प्रोडक्ट क्रिएट करने में, यानी जब हमने ये फंक्शन कॉल किया था क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है इट अकर्स समवेयर हियर, और नॉट ओनली दिस अकर समवेयर हियर। स्कीमा वैलिडेशन की वायलेशन के जितने भी एरर्स आएंगे वो किस में आएंगे, क्रिएट, क्योंकि क्रिएट यहीं पे कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स डू इट द राइट वे। मैंने यहाँ पे एरर आने के चांसेस किधर है, स्कीमा में ना। तो स्कीमा किस में पास हो रहा है, मॉडल में ना। तो यहाँ क्या है, मॉडल। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना, दिस इज प्रोन टू एरर्स, एरर आने के चांसेस इसमें। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जहां एरर आने के चांसेस हो आप क्या करें, ट्राई कैच, और जिसमें एरर आने के चांसेस हो उसको ट्राई में रखें। और जब अगर एरर ना आए तो डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव करके रिस्पॉन्स सेंड करो, और अगर एरर आ जाए तो क्या करो, कंसोल कर दो, लेकिन एरर भी यूजर को भेजना है ना, ठीक है। तो यूजर को भेजना है तो क्या करेंगे, res डॉट
जेसन और जो भी एरर का ऑब्जेक्ट है, तो अब एटलीस्ट एरर मुझे सर्वर की कंसोल पे नहीं आएगा, बल्कि एरर वापस कहां आ जाएगा, यूजर के पास। ये ब्रेक क्यों होता है पता है? जब रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो अब मैंने ट्राई कैच लिख दिया ना, अगर ट्राई ब्लॉक फेल हो गया तो एरर कौन कैच कर लेगा, ये कैच करेगा, तो हम वापस रिस्पांस भेज देंगे, तो रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा ना, सर्वर ब्रेक नहीं होगा। बात समझ आ गई है? सर्वर ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो एरर हम यहां देख रहे हैं एग्जैक्टली यही एरर आप कहां देखेंगे, फ्रंट एंड में देखेंगे। तो ये तो नहीं चाहिए, लेकिन पहला स्टेप यही है। लेट्स सी एंड लेट्स मेक, दोबारा रन हो गया, लेट्स क्रिएट द सेम एरर अगेन। अब ये ब्रेक नहीं होगा, बल्कि हमें यहां क्या दिखेगा, वही इंटायर एरर जो हम बैकएंड पे देख रहे थे। सो स्टिल माय टाइटल इज एम्प्टी, सो इफ आई हिट द रिक्वेस्ट, सो आई एम गेटिंग द सेम एरर राइट इन हियर। तो अब सर्वर क्रैश नहीं हुआ। तो आपने पहली प्रायोरिटी क्या देनी है कि सर्वर को क्रैश होने से बचाना है। सर्वर को क्या करना है, तो सर्वर क्रैश होने की वजह पता लगी है कि रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाया। अब हो गया, तो हमें एरर मिल रहा है। अब ये देखें, इस एरर में बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है। एरर का ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, मैंने आपको कहा कि ट्राई कैच, जब भी कोई एरर कैच करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उस एरर को कैच ब्लॉक में अवेलेबल कर देता है, और वो हो गया और हमने उसको रिस्पांस में लिया। अब देखें, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरर के स्ट्रक्चर को। एरर बजाते खुद क्या है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर, भाईजान इधर देखें, पहले इसको छोड़ दें, ये काम की चीज है लिटरली, ट्रस्ट मी। इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एरर्स की। इसका मतलब है अभी एक आया है, अगर 10 एरर्स भी आएंगे या 3 एरर्स भी आएंगे, 4 एरर्स भी आएंगे, तो सारे के सारे एरर्स इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एरर्स की प्रॉपर्टी में आएंगे। मेक सेंस? और अगर अब देख लें, यानी प्राइस को हम दे दें लेट्स सपोज 98, 100 से कम है ना। नाउ इफ आई सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, अब आप देखेंगे अगर, तो एक एरर है जी प्लीज प्रोवाइड द टाइटल, और दूसरा एरर क्या है, मिनिमम प्राइस शुड बी 100। अगर मैं तीसरा एरर भी क्रिएट कर लूं, तीसरा था क्या वैसे, तीसरा हमने कोई नहीं लगाया हुआ है ना, चले, हाँ रेटिंग पे भी लगाया हुआ है, गुड। क्या लगाया हुआ है, हाँ रेटिंग जो है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो हम 0.6 कर लेते हैं इसको। वेयर इज द रेटिंग, ये रेटिंग है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं 0.0 या मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, तो हम इसे क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं। और अब जाएंगे, तो अब हमारे पास एरर्स जो हैं, ओवरऑल एरर का ऑब्जेक्ट एक ही आया है। एरर के ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू फॉर्म है, तो एरर के ऑब्जेक्ट के अंदर एरर्स नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक एरर है क्या, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल, दूसरा एरर है क्या, मिनिमम प्राइस शुड बी 100, और तीसरा एरर क्या है, मैक्स 5 इज अलाउड रेटिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरर्स के ऑब्जेक्ट में 1 2 3, तो आपको ये नाम पता है ये क्या है, ये फील्ड का नाम है कि इस फील्ड में एरर आया है, ये भी फील्ड का नाम है कि इस फील्ड में एरर आया है, और ये भी इस फील्ड का नाम है कि इस फील्ड में एरर आया। ये रेटिंग डॉट रेटिंग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रेटिंग प्रॉपर्टी के अंदर फिर रेटिंग की प्रॉपर्टी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है इसलिए। तो अब आपको समझ आ गई है कि एरर जितने भी आएंगे वो सारे के सारे बेसिकली कहां कवर अप होंगे, यहां कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में यहां से ऑपरेट। समझ आ गई बात? लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये एरर्स रीडेबल, हमें इस एरर में से सिर्फ अपने मतलब की इंफॉर्मेशन चाहिए, और यूजर को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ये काफी है ना, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल, ये काफी है ना, मिनिमम प्राइस शुड बी। तो यूजर के काम की क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज। समझ आ गई है सबको बात? अगर आप सबसे नीचे आए, तो यानी एक तो ये चीज है कि ये हर एक फील्ड का एरर अलग अलग से है। दूसरा, अगर आप इसको देखें तो इसमें सारे एरर्स इकट्ठे आ गए हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड, सबसे पहले टाइटल, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल, फिर कॉमा, प्राइस, मिनिमम प्राइस शुड बी 100, फिर कॉमा। समझ आई बात? तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज काम की है। तो
हम यहाँ पे पूरी की पूरी लॉजिक लिख सकते हैं जिस लॉजिक में इस एरर की सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिले, मैसेज की प्रॉपर्टी मिले। और सिर्फ इसकी नहीं, जाहिर है 3 एरर भी आ सकते हैं, अभी 3 है ना, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉजिक लिख लें कॉम्प्रिहेंसिव सी कि जी जितने भी एरर्स आएँ उन सब की सिर्फ मैसेज की प्रॉपर्टी निकालो और वो हमें दे दो। यहाँ लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये सेम एरर जब यूज़र क्रिएट करेंगे तब भी आ सकते हैं। सेम एरर्स वैलिडेशन, स्कीमा वैलिडेशन एरर जब ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे तब भी आ सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंस पता चला कि हम एरर्स को कहाँ हैंडल करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, कि जहाँ भी इस किस्म का एरर आए ये उसको उठा के किधर भेज दे, उस फंक्शन की तरफ भेज दे। बात समझ आ गई? अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट है, थ्योरेटिकल, वो ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि हम ग्लोबल एरर हैंडलिंग करेंगे कहाँ पे, ठीक है? तो आपको पता है एक्सप्रेस में सब कुछ मिडलवेयर है। मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस में दो ही चीज़ें हैं, या राउटिंग है या मिडलवेयर है। तो एक हम कस्टम मिडलवेयर लिखेंगे। आपने इससे पहले बिल्ट इन मिडलवेयर पढ़ा है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, पैच है, डिलीट है, यूज है, ऐप डॉट यूज जिसे कहते हैं। ये सारे के सारे क्या थे? इनमें से कोई एक मिडलवेयर भी यूजर डिफाइंड था। ये सारे के सारे मिडलवेयर कौन से थे? बिल्ट इन मिडलवेयर थे। तो दूसरी बात, मिडलवेयर को लिखेंगे कहां पे, यानी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को क्या लिखेंगे? अच्छा, नॉर्मल मिडलवेयर और एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में एक फर्क है, जरा वो फर्क पहले जान लेते हैं, क्योंकि आपको देख के पता लग जाए जी हाउ एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इज डिफरेंट देन दैट ऑफ अदर मिडलवेयर। सो लेट्स सी। अगर आप यहां पे आएंगे और यहाँ पे आप आएंगे एरर हैंडलिंग पे, ठीक, एरर हैंडलिंग पे आएंगे तो एरर हैंडलिंग का मतलब कैचिंग एरर्स। ये जो थ्रो न्यू एरर है, वैसे ये भी एक कन्वेंशन है, इसको हम जिक्र कर लेंगे किसी टाइम पे, लेकिन फिलहाल हम कुछ और देखने जा रहे हैं। एरर हैंडलिंग, 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 एरर हैंडलिंग। We will be talking about this error handling, the default error handler. जरा गौर से सुनिएगा, ये theoretical points interview point of view के लिए। Express comes with a built-in error handler that takes care of any errors that might be encountered in the app. Express एक default error handler के साथ आता है, जो किसी भी error जो Express की ऐप में आकर हो सकता है उसको हैंडल करने की सलाहियत रखता है। पहली बात, the default error handling middleware function is added at the end of the middleware function stack. That is very important line. मैं आपसे पूछने लगा था, या मैंने आपसे पूछा था कि हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को लिखेंगे कहाँ पे, तो इसने खुद ही बता दिया कि the error handling middleware should be written at the end of your all other middleware stack. मिडलवेयर क्यू या मिडलवेयर स्टैक का पता है ना आपको? क्यू और स्टैक मतलब, स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे, और क्यू का मतलब है एक दूसरे के आगे पीछे, लाइन की फोकस में। तो मैंने स्टैक मिडलवेयर क्यू का लफ्ज बोला था, इसने क्या बोला है? मिडलवेयर फंक्शन स्टैक। समझे, सेम ही बात रख लें, एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। स्टैक भी सीक्वेंस में होता है, ऊपर नीचे, और क्यू आगे पीछे। खैर, तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को कहाँ लिखते हैं? अपने तमाम मिडलवेयर के सबसे आखिर में। अब ये कैसे पता चलेगा तमाम मिडलवेयर का सबसे लास्ट या सबसे एंड कहाँ पे होगा? सर्वर पे आए, जस्ट बिफोर ऐप डॉट लिसन, जितने भी मिडलवेयर हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर आएंगे। ये वाली वो प्लेस है जहां पे सारे के सारे मिडलवेयर का क्या है, ये एंड है। गॉट इट? इसका मतलब दिस इज द राइट प्लेस टू राइट एन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है क्या भला? कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है, क्योंकि मिडलवेयर क्या है? तो इसका मतलब अगर फंक्शन है तो फंक्शन यूं लिखा जाएगा ना, ऐप डॉट यूज। इसका तो सबको पता है, कोई नहीं पूछेगा क्या है। इस ऐप डॉट यूज में एक फंक्शन लिख लें, क्योंकि कॉल यानी एक फंक्शन के अंदर बतौर कॉल बैक दूसरा फंक्शन लिखना हो तो एनोनिमस एरो फंक्शन लिख ले, या एरो फंक्शन लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब है दिस इज दी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन। अब बाकी मिडलवेयर में और एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में फर्क देखिएगा। इफ यू पास एन एरर to the next and you do not handle it in a custom error handler, it would be handled। इस लाइन पे बाद में आता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसमें नेक्स्ट का जिक्र है, और नेक्स्ट का जिक्र अभी तक मैंने बताया है नेक्स्ट क्या होता है, जिक्र नहीं किया। The error will be written
to the client with the stack trace. The stack trace is not included in the production environment. ये stack trace क्या होता है? ये जब हमारा सर्वर पे एरर आया था ना, तो सर्वर पे ये जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, किस लाइन पे एरर है, कहाँ पे एरर है, ये सारे को क्या बोलते हैं हम? स्टैक ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, खैर ये भी अभी आपके काम की बात नहीं है, आगे आ जाएं। When an error is written, the following information is added to the response. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। When an error is written, the following information is added to the response. क्या है जी? error dot status code, error dot status message और error dot stack और error dot headers। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एरर के ऑब्जेक्ट में क्या कर दी जाती हैं? लिख दी जाती हैं। ठीक है, आगे चलें, बस बहुत हो गया इतनी इंफॉर्मेशन थ्योरी। सिर्फ ये देख लें, हम अभी कस्टम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर लिखने जा रहे हैं। तो राइटिंग एरर हैंडलर्स हम कैसे लिखेंगे? डिफाइन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इन द सेम वे एज अदर मिडलवेयर फंक्शंस। तो हम बाकी मिडलवेयर फंक्शंस ऐसे ही लिखते हैं ना, तो उसने कहा डिफाइन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इन द सेम वे एज यू राइट अदर मिडलवेयर फंक्शंस। फर्क कहाँ है? एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग फंक्शन हैव 4 आर्ग्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ 3। तो नॉर्मल मिडलवेयर के कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? कौन कौन से? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे? 4 इंस्टेड ऑफ 3। बस जहां भी किसी भी मिडलवेयर पे 4 आर्ग्यूमेंट्स मिले, समझ जाएं कि वो मिडलवेयर क्या करता है? एरर हैंडलिंग करता है। और वो 4 कौन कौन से हैं? ये 3 तो आपने पहले से देखे हुए ना, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो पहला एक और इंट्रोड्यूस कर दें, विच इज एरर या एरर। बस अब आप इस पूरे को कॉपी करें, बल्कि इसको कॉपी करने में अगर आपको मसला है तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे? एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। आप कहेंगे सर नेक्स्ट को तो काफ़ी अरसे से आप उधार पे छोड़ते चले आए हैं, अभी तक नेक्स्ट तो बताया ही नहीं क्या है। तो अभी भी थोड़ी देर के लिए उधार है। ठीक है, अब ये 4 हो गए हैं। अब हमने क्या करना है? आगे चलें। you define error handling middleware last after the app.use and routes call। हम यही कर रहे हैं ना ऑलरेडी। वो कह रहा है कि आप एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कहां डिफाइन करेंगे? सबसे लास्ट पे, आफ्टर app.use, जितने भी app.use किए हैं उन सब के बाद, और जितनी भी राउट कॉल्स किए हैं उनके बाद। तो राइट जगह पे है ना। ये सारी चीजें आपको वेरीफाई हो गई कि मैंने कहां से देखी हैं और कहां से आपको रेफर कर लूं कि आपको भी भूल जाए तो आप यहां से आके देख लें बगैर किसी झिझक के। अब हमने इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर हमने फिलहाल सिर्फ ये करना है, लॉग, या मैं सिंपली बोल रहा हूं जी res डॉट जेसन एरर, सॉरी एरर नहीं बल्कि, अब जरा गौर से सुनिएगा। पूरी ऐप में जहां कहीं भी एरर आएगा, हम उस एरर को उठा के किसकी तरफ भेजेंगे? एरर हैंडलिंग मिडलवेयर की तरफ भेजेंगे। कैसे भेजेंगे अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, लेकिन ये हमारा बन चुका है ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। क्या बन चुका है? ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। और ग्लोबल का मतलब क्या है कि पूरी एक्सप्रेस की बैकएंड ऐप में जहां कहीं भी एरर आएगा, हम उस एरर को वहां हैंडल नहीं करेंगे, हम उसे उठा के किधर भेज देंगे? ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर पे भेज देंगे। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास एरर यहां पे आ रहा था और हम यहीं पे से क्या भेज रहे थे? रिस्पॉन्स में भेज रहे थे। तो ये काम तो अब नहीं चलेगा क्योंकि हमने ग्लोबल एरर हैंडलिंग। तो अब जब भी कहीं भी एरर आए, अच्छा अगर मैं यहाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं लिखता तो क्या होगा? यानी अगर मैं लॉग लिखता हूँ, नहीं ये तो अब पेंडू वाली बात है ना, मतलब लेमैन वाली बात है ना, जरा प्रोफेशनल की बात है। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं लिखता, अब क्या होगा? सर्वर क्रैश हो जाएगा। सबसे पहली बात, एरर सर्वर की कंसोल पे आ जाएगा और सर्वर को क्या कर देगा? क्रैश कर देगा। समझ आई बात? तो दूसरा हाल क्या था कि एरर को उठा के वापस क्लाइंट की तरफ भेज दे, सर्वर क्रैश नहीं करेगा, एरर वापस क्लाइंट को मिल जाएगा। अब हमने एरर यहाँ से नहीं भेजना, एक यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? हर कंट्रोलर मेथड में हम खुद एरर हैंडलिंग कर रहे होंगे। तो हमने इस एरर को अब कहाँ भेजना है? ग्लोबल मिडलवेयर में। याद रखिएगा
कि ये जो नेक्स्ट आज तक उधार करता आया हूं ना, ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब जरा नेक्स्ट का मतलब समझिएगा। मैंने इसको ये बोला है एरर आ गया और मैं कैच के ब्लॉक के अंदर आ गया हूं। अब तीन हल हैं, या तो एरर को इधर ही लॉक कर दूं तो मेरी ऐप क्रैश कर जाएगी, या एरर को वापस कस्टमर के पास भेज दूं तो एरर रीडेबल नहीं होगा। तीसरा हल है कि मुझे एरर हैंडल करना है कहां, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। तो नेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, जहां कहीं जिस जगह पे आप रिस्पांस क्लाइंट को नहीं भेज सकते, क्लाइंट को रिस्पांस नहीं भेजेंगे तो ब्रेक कर जाएगी ना, और ऐप को ब्रेक भी नहीं करना चाहते। तो नेक्स्ट का मतलब यह है कि यार डोंट ब्रेक द ऐप, मूव द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द नेक्स्ट अवेलेबल मिडलवेयर दैट इज इन द क्यू। नेक्स्ट इसलिए नाम दिया गया। आई रिपीट, मैंने कहा जी कि आप रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। अब यहां पे सिनेरियो ऐसा आ गया है कि अगर मैं एरर को सर्वर पे लॉक कर दूं तो रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, ये सोल्यूशन हो गया खत्म। दूसरा हाल ये था कि यहीं से रिस्पांस का ऑब्जेक्ट यूज करके रिस्पांस वापस किसको भेज दूं, क्लाइंट को भेज दूं। भेज के देख लिया काम तो ठीक है, लेकिन एरर इतना कॉम्प्लेक्स है, उस एरर की हैंडलिंग फिर क्या फ्रंट एंड पे जाके करेंगे, मजीद कॉम्प्लेक्सिटी, ये काम भी हम नहीं कर सकते। अगर हम यहां से रिस्पांस भी नहीं भेजेंगे, यहां पे लॉग भी नहीं करेंगे, तो सर्वर की रिक्वेस्ट हॉल्ट रहेगी, तो हम हॉल्ट भी नहीं कर सकते। फिर क्या करें, नेक्स्ट का कीवर्ड क्या करता है, नेक्स्ट कीवर्ड मूव्स द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू। अब जरा गौर से सुनिएगा, इन द क्यू में नेक्स्ट मिडलवेयर कौन सा होगा, आपको नहीं पता ना क्यू में नेक्स्ट मिडलवेयर कौन सा है। अब यहां पे जब आएगा तो इसने कहा जी नेक्स्ट, ये कॉल कहां से हुआ है, ये मिडलवेयर, ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ है, राउट से हुआ है ना, राउट क्या है, मिडलवेयर ही है ना बेसिकली। देखें तो ये नेक्स्ट भेजेगा इसको किधर, राउट में, ये है ना न्यू प्रोडक्ट। जब नेक्स्ट भेजेगा तो राउट कहेगा भाई ये वाला तो मैं तब कॉल करूंगा जब रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पे आएगी, आपने तो कोई एंड पॉइंट भी नहीं दिया, तो एंड पॉइंट मैच नहीं हुआ ना इससे, ये तो इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्यू में नेक्स्ट ये था, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बाउंड है किसके साथ, राउट के साथ। क्यू में नेक्स्ट मिडलवेयर ये है ना, ये भी नहीं चलेगा, ये भी बाउंड है किसके साथ, राउट के साथ। यहां से इससे अगला क्यू में कौन है, सर्वर। जाहिर है जब ये सारे चल जाएंगे तो क्यू में अगला कौन है, अगर अगला कोई होता तो ये उसके बीच में जाके सारों को चेक करता, कोई मैचिंग हो रही है, कोई पॉसिबिलिटी है किसको रन करने की, उसमें भी ना होता। क्यों, क्योंकि हम एंड पॉइंट तो दे ही नहीं रहे, हम सिर्फ नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट किसको ढूंढेगा भाई, क्यू में अगला मिडलवेयर कौन है, किसको चलाऊं। जब कोई नहीं मिलेगा तो किधर आएगा, सबसे एंड पे। और जब सबसे एंड पे आएगा तो साथ क्या लेके आएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हम बतौर पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें एरर का ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने खुद पढ़ा है कि एक्सप्रेस एरर को पहचानता है, एरर के ऑब्जेक्ट को। जब एरर का ऑब्जेक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे एरर की इंफॉर्मेशन को कहां भेज देगा, एरर के ऑब्जेक्ट में भेज देगा। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वही काम कर रहे हैं जो पीछे कर रहे थे, rest.json, और वही एरर जो पीछे से रिसीव कर रहे हैं वो रिस्पांस में भेज रहे हैं। अब रिस्पांस में बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो कॉपी आएगी, सेम आएगी, लेकिन हमने सिर्फ एक स्टेप अचीव किया, क्या कि अब इस काम के जरिए ये एरर जहां कहीं भी आएगा वो रीडायरेक्ट होकर कहां पहुंच जाएगा, इसी मिडलवेयर के अंदर पहुंच जाएगा। अब यहां आके हमने इसकी मेहमान नवाजी और खातर तवाज़ा करनी है और ग्लोबल एरर हैंडलिंग करनी है। बाय द वे अभी तक काम एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, फ्लो चेंज कर दिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई स्टिल हैव दोज एरर्स एंड आई स्टिल वुड बी हैविंग दोज एरर्स राइट इन हियर। इतनी लंबी कहानी करने के बावजूद भी काम मैंने वही किया, लेकिन कान को इधर से पकड़ने के बजाय घुमा के इधर से पकड़ लिया। वो क्यों किया, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर वी विल बी हैंडलिंग ऑल द एरर्स ग्लोबली। और इसका फायदा क्या होगा कि हम सिर्फ एक दफा एरर हैंडलिंग करेंगे, पूरी की पूरी ऐप में जिस मर्जी जगह पे एरर आएगा हम सिर्फ क्या करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट को वो एरर पास कर देंगे, अगला काम सारा ये कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज द सेंट्रलाइज्ड रिकमेंडेड प्रोफेशनल अप्रोच फॉर हैंडलिंग द एरर्स इन द Munstack app. I hope ये